एंटरप्रेन्योरशिप के टॉपिक में आज हम डिस्कस करेंगे गेटिंग फाइनेंसिंग और फंडिंग। किसी भी एंटरप्रेन्योरल सेटअप को स्टार्ट करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है तो प्लानिंग और एक न्यू और क्रिएटिव आइडिया का होना जिसको इनोवेटिव प्रोडक्ट बनाने में इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हम इंडस्ट्री एनालिसिस करते हैं, हम किन चीज़ों के बारे में डिसाइड करते हैं, प्लान करते हैं, हम स्ट्रेटजिक प्लानिंग करते हैं। इन तमाम चीज़ों को करने के बाद एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो हमें कंसिडर करनी है प्रैक्टिकली अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए फंडिंग कहाँ से लें। फंडिंग इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? किसी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए बगैर फंड्स के हम आगे नहीं बढ़ सकते। बहुत सारे चैलेंजेस हैं इनको विदाउट फंडिंग, विदाउट कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स फेस नहीं कर सकते। बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए बहरहाल कैपिटल की जरूरत होती है। बिजनेस कैपिटल के बगैर बिजनेस नहीं कर पाता। कौन कौन से चैलेंजेस हैं, ये ज़रूरियात हैं जिसकी बुनियाद पे हम कहते हैं कि एंटरप्रेन्योर को एक स्टार्टअप को स्टार्ट करने के लिए कैपिटल की ज़रूरत होगी। उसमें सबसे पहला जो चैलेंज है वो कैश फ्लो का चैलेंज। आपको अपने रोज़मर्रा के मामलात को डील करने के लिए कैश फ्लो चलाने के लिए कैश चाहिए। वो रोज़मर्रा के मामलात क्या हैं कि हमें अपने एक्सपेंसेस मीट करने हैं, हमें अपने मटेरियल्स परचेज करने हैं, प्रोडक्ट को बनाने के लिए हमें लेबर हायर करनी और लेबर को हमें वेजेस देनी। के अलावा फैक्ट्री एरिया के ओवरहेड्स हैं, एक्सपेंसेस हैं जो फैक्ट्री को रन करने के लिए चाहिए होते हैं। और सिर्फ हायरिंग टेक्निक्स और हायरिंग एक्टिविटीज के ऊपर पैसा खर्च होता है जिसमें हम अपने मुलाजमीन को हायर। तो पहली चीज़ जो हमें पहली वजह है वो कि नए कैपिटल को नए बिजनेस को चलाने के लिए जो कैपिटल की जरूरत है उसकी वजह क्या है, वो है कैश फ्लो चैलेंजेस। इन्वेंट्री परचेज करना, एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करना, हायर करना, एडवर्टीजमेंट करना और अपने बिजनेस की सेल को जनरेट करने के लिए प्रोडक्ट्स और सर्विसेज का बनाना। इसके बाद है कैपिटल इन्वेस्टमेंट। दूसरी वजह हम कि हमारे पास स्टार्ट में एक हैंडसम अमाउंट ऑफ मनी होनी चाहिए किसी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले। उसकी वजह कॉस्ट ऑफ बाइंग रियल एस्टेट है। आपको बिल्डिंग खरीदनी पड़ेगी, लैंड खरीदनी पड़ेगी, फैसिलिटीज बनानी पड़ेंगी। फैसिलिटीज मीन्स बिल्डिंग आपको तामीर करनी पड़ेगी, उसके अंदर फर्नीचर, फिक्सर और प्लांट्स और मशीनरी और इक्विपमेंट्स वगैरह परचेज करने पड़ेंगे। तो इसके लिए हमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट यानी कि एसेट्स के परचेजिंग और एसेट्स की बिल्डअप के लिए हमें पैसा चाहिए। तीसरे नंबर पे पैसा चाहिए होता है हमें अपने बिजनेस के डेवलपमेंट साइकिल को चलाने के लिए। बहुत सारी प्रोडक्ट्स और बहुत सारी सर्विसेज रिसर्च में होती हैं और उनकी फिजिबिलिटी एनालिसिस करने के लिए और उनको फिजिकली बनाने और उसके सैंपल तैयार करने के लिए हमें पैसा चाहिए। बगैर इसके ना कोई रिसर्च प्रोसेस मुकम्मल हो सकता है और ना ही कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च हो सकता है। सम प्रोडक्ट्स आर अंडर डेवलपमेंट फॉर ईयर्स। कुछ प्रोडक्ट्स को अर्निंग स्टार्ट करने से पहले कई साल लगते हैं और वो कई साल डेवलपमेंट के साल होते हैं, रिसर्च के साल होते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा पैसा रिक्वायर्ड होता है। तो अपफ्रंट कॉस्ट किसी प्रोडक्ट को लॉन्च करने की, उसको फेस करने के लिए कैपिटल की ज़रूरत है। इसके बगैर बिजनेस को आगे बढ़ाना बहुत मुश्किल है। तो ये तीन वजूहत हैं, तीन रीजन हैं जिनकी बुनियाद पर हम कह सकते हैं कि हमें पैसे की जरूरत पड़ेगी और इसके बगैर हमारा बिजनेस आगे नहीं बढ़। अब पैसा कहाँ से आएगा उसके बारे में डिस्कस करते हैं, सोर्सेज ऑफ पर्सनल फाइनेंसिंग। सबसे पहले तो जो भी बिजनेस स्टार्ट किया जाता है उस पर्सनल फाइनेंसिंग के ऑप्शंस को इस्तेमाल किया जाता है कि पैसा आपके ज़ाती अकाउंट्स में या आपके पास सोर्सेज हैं वहाँ से कहाँ से आएगा। तो पर्सनल फंड्स सबसे पहले इस्तेमाल किए जाते हैं बिजनेस में। अगर आपके पास कोई सेविंग्स है, आपके पास कोई अपने पैसे मौजूद हैं, आपको कोई इनहेरिटेड मनी मिली है, विरासत में कहीं से कोई पैसा मिला है और आपने कोई सेविंग की अपने जॉब से, अपने वर्किंग से, अपनी वेजेस से तो आपने अर्न किया है, तो आप उसको सेविंग को बिजनेस के तौर पे इस्तेमाल कर लें। उससे आपका एक नया बिजनेस स्टार्ट होगा। या आप एक ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं उसमें से आप जो भी इनकम के प्रॉफिट्स निकालते हैं उस इनकम के प्रॉफिट्स की सेविंग्स को आप री इन्वेस्ट करके एक नए बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरा सबसे आम और आसान वे ऑफ कैपिटल होता है फ्रेंड्स एंड फैमिली, जो कि आमतौर पे छोटे कारोबार को स्टार्ट करने में बहुत बड़ा हिस्सा है कि आपके फादर, आपके मदर, आपके जो फैमिली मेंबर्स हैं वो कई बार आपको बिजनेस के स्टार्ट करने के लिए सपोर्ट करते हैं। फ्रेंड्स और फैमिली सेकेंड सोर्सेज हैं। 38% स्टार्टअप आजकल भी जो स्टार्ट होते हैं वो सब फ्रेंड्स एंड फैमिली के पैसों से स्टार्ट किए जाते हैं।
अक्सर हमारे यहाँ भी, पाकिस्तान में, इंडिया में, हर जगह ये कल्चर है कि वालिदैन अपने बिजनेस को, अपने बच्चों के एंटरप्रेन्योरल सेटअप को स्टार्ट करने के लिए सपोर्ट करते हैं। तो ये एक फैमिली एंड फ्रेंड्स का एक पर्सनल सोर्स का जरिया है। इसमें डिले हो सकता है, इसमें कंपनसेशन हो सकती है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो फ्री में आपको मिल जाएंगी। तो स्वीट इक्विटी, पर्सनल फंड्स हैं, फ्रेंड्स एंड फैमिली, ये भी तकरीबन फ्री होते हैं। आपको ज़्यादा शेयर नहीं देना पड़ता या आपको रिटर्न में कुछ खास नहीं देना पड़ता। तीसरा ऑप्शन होता है बूटस्ट्रैपिंग। कुछ ऐसा तरीका इस्तेमाल करने से आपकी फंडिंग की जरूरियात कम हो जाए। आपको कम से कम किराए से पैसा, कम से कम किराए पे आपको पैसा खर्च करना पड़े। और जो आपको इकट्ठे करने के जो आपके तरीके हैं वो क्रिएटिव तरीके होंगे। इंजेन्युइटी इनमें होगी, थ्रिफ्टनेस होगी, कॉस्ट कटिंग का तरीका इस्तेमाल करेंगे, अपने कैपिटल की रिक्वायरमेंट्स को कम करेंगे, अपनी कॉस्ट कटिंग करके अपने एक्सपेंस को कम करेंगे, ऑल्टरनेटिव वे से एसेट्स को अरेंज करने की कोशिश करेंगे। इसे बूटस्ट्रैपिंग कहा जाता है। ये आजकल का एक नया तरीका है। पुराने ज़माने में चलता रहा है बूटस्ट्रैपिंग में, अपनी नीड ऑफ एक्सटर्नल फाइनेंसिंग और फंडिंग को कम करते हैं और अपने जो लोकल सोर्सेज हैं उन्हीं से काम चलाने की कोशिश करते हैं। जैसे फर्नीचर अपने पर्सनल सोर्सेज से पूरा करना, या अपने पुराने एसेट्स को बेच के उनको नई चीज़ों पे लगा देना। आपके पास कुछ ऐसे एसेट्स हैं जो आप डिले कर सकते हैं या उनको सेल कर सकते हैं या उनको बेच के आप रेंट पे जा सकते हैं। तो आप वक्ती तौर पे कुछ एसेट्स को फोरगो कर देते हैं और उनको अपने बिजनेस में उनका पैसा, उनकी जो प्रोसीड्स हैं उनको इस्तेमाल करते हैं। कुछ एग्जांपल आपको बूटस्ट्रैपिंग की बताते हैं। बूटस्ट्रैपिंग के मेथड्स कौन कौन से? पहला है बाय यूज इंस्टेड ऑफ न्यू इक्विपमेंट। आप कहते हैं कि पैसा बचाना है तो हम न्यू इक्विपमेंट लेने की बजाय कोई पुराना चला हुआ सेकेंड हैंड प्रोडक्ट ले लेते हैं। इससे सेकेंड हैंड प्लांट ले लेते हैं, सेकेंड हैंड व्हीकल ले लेते हैं, इससे पैसे कम लगेंगे। कोऑर्डिनेट बिजनेस परचेजेस विद अदर बिजनेसेस। और कई बार हम बहुत सारी जो कोऑर्डिनेशन में दूसरे बिजनेसेस के साथ अगर कर पाए तो उससे हमारे पैसे बच जाते हैं। उसमें कुछ फैसिलिटीज उनकी इस्तेमाल हो जाएंगी तो उससे आपको कैपिटल रिक्वायरमेंट में कमी आ जाएगी। ठीक है, लीज इक्विपमेंट। बाइंग की बजाय आप अगर रेंट पे चीज़ें ले लें तो उससे भी आपका बिजनेस आसानी से स्टार्ट हो सकेगा। आपको बहुत सारे मसाइल का सामने, जैसे लैंड है, अक्सर लैंड को परचेज करने की बजाय अगर लैंड को लीज पे ले लिया जाए तो उसके कैपिटल रिक्वायरमेंट में बहुत बड़ी कमी है। ऑब्टेन पेमेंट्स इन एडवांस फ्रॉम कस्टमर्स। आप अगर ऑलरेडी बिजनेस में हैं और आपके कस्टमर्स पहले से मौजूद हैं तो उन बिजनेसेस से आप पेमेंट्स ले सकते हैं, उन कस्टमर से आप पेमेंट ले सकते हैं, एडवांस पेमेंट को करके उनका मटेरियल तैयार कर सकते हैं। आप कस्टमर्स को तैयार कर लें, अपनी प्रोडक्ट और सर्विसेज दिखाने के बाद जब आपको ऑर्डर देंगे वहाँ से एडवांस लें और उस एडवांस से अपने मटीरियल वगैरह पूरे करें। मिनिमाइज पर्सनल एक्सपेंसेस। जो पर्सनल एक्सपेंसेस हैं उनको कम करें। आपका अपना जो बिजनेस का खर्चा है उससे कम करने से भी आप अपनी रिक्वायरमेंट में कमी आती है। अवॉइड अननेसेसरी एक्सपेंसेस एंड लेविश ऑफिस स्पेस और फर्नीचर। बहुत सारी चीज़ें हम एडमिनिस्ट्रेशन में करते हैं, लेविश होती हैं, ज़्यादा कॉस्टली होती हैं, उनको लेस कॉस्टली बनाया जा सकता है। चीप आइटम परचेज करें अक्लमंदी के साथ। ऑनलाइन स्टोर से फ़ायदा उठाएं, सेल डिस्काउंट से फ़ायदा उठाएं। और मुख्तलिफ किस्म के जो ऐसे स्टोर्स हैं जो ऑनलाइन आपको डिस्काउंट पर माल बेच सकते हैं, उनसे फ़ायदा उठाएं। शेयर ऑफिस स्पेस और एम्प्लॉयज विद अदर बिजनेसेस। कुछ बिजनेस के साथ मिलकर स्पेस रेंट पे ले लें और परमानेंट एम्प्लॉय को हायर करने की बजाय इंटर्नीज को हायर करने से आपको कम पैसे देने पड़े। तो ये वो कुछ तरीके हैं जिसमें इसे हम बूट स्ट्रैपिंग कहते हैं, जिससे आपकी बिजनेस की जो स्टार्टअप कॉस्ट है वो बहुत कम। अब आगे चलते हैं। हमारे पास है प्रिपेयरिंग टू रेज डेट और इक्विटी। अब पर्सनल फाइनेंसिंग की बजाय हमें डेट फाइनेंसिंग और इक्विटी फाइनेंसिंग की दिखाना है। अगर पर्सनल फाइनेंसिंग आपके पास कम है तो आपको बहुत से दूसरे जराये इस्तेमाल करने पड़ सकते हैं। उसमें दो जराये हैं, एक डेट और दूसरा। तो इन दोनों की तैयारी है कि आपको बाहर से पैसे लेने, ऐसे लोगों से पैसे लेने जो बगैर आपके बिजनेस की अच्छी हालत को देखे आपको पैसे नहीं दें। तो हमें कुछ तैयारी करनी पड़ेगी उनको कायल करने के लिए कि वो आपको पैसे दें। सबसे पहला काम क्या करना है? डिटर्मिन प्रेसाइज हाउ मच मनी टू मनी द कंपनी नीड्स। आप पहले अपना प्लान बना लें। बिजनेस प्लान जब हमने लास्ट टाइम लेक्चर में पढ़ा था तो उसमें हमने फाइनेंशियल प्लान का भी जिक्र किया था। तो फाइनेंशियल प्लान ये बताता है कि हमें सीड मनी यानी कि स्टार्टअप के लिए कितने पैसे दरकार होंगे, तब कितने पैसे चाहिए होंगे, स्टार्टअप पे कितने चाहिए होंगे, कुछ साल बाद या कुछ अरसे बाद में कितने पैसे चाहिए होंगे, सारे पैसे स्टार्ट पे चाहिए या वक्त फवक्त हम मुख्तलिफ ट्रंचेज में बिजनेस इन्वेस्टमेंट को आगे बढ़ा सकते हैं।
तो उससे आपको एकदम से एक बड़ी अमाउंट की बजाय इन इंस्टॉलमेंट्स आपको मुख्तलिफ पेमेंट्स और कैश फ्लोज दरकार हो। तो इसमें एंटरप्रेन्योर्स को चाहिए कि अपना प्लान जो है वो मैच्योर करें और अपने मुख्तलिफ टाइम बाय टाइम जो भी आपको पैसे की रिक्वायरमेंट है उसे क्लियर करें। सेकेंड स्टेप जो लेना पड़ेगा वो होगा डिटर्मिन द मोस्ट एप्रोप्रिएट टाइप ऑफ फाइनेंसिंग और फंडिंग। आपको मुकम्मल एनालिसिस करने पड़ेंगे कि आपको मार्केट से पैसा कहाँ कहाँ से मिल सकता है। तमाम सोर्सेज को एक बार एनालाइज किया जाए कि किस सोर्स से कितना पैसा मिलता है, उसकी कीमत क्या है, उसकी कॉस्ट क्या है, कौन कौन सी डॉक्यूमेंटेशन करनी पड़ेगी और कितने पैसे देने पड़ेंगे, कहाँ से कितना फ्लोटिंग कॉस्ट देनी पड़ेगी जिसकी वजह से आपको कैपिटल मिल सकेगा। तो इन तमाम फंडिंग को, चाहे इक्विटी फंडिंग हो चाहे डेट फंडिंग हो, दोनों के बारे में हमें पता लगाना पड़ता है कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर, आसान और तेज़ ऑप्शन कौन सा अवेलेबल होगा। तो इनमें बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं, जैसे एंजल इन्वेस्टर होते हैं, प्राइवेट प्लेसमेंट्स होती हैं, वेंचर कैपिटल होता है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग होती है। ये तमाम इक्विटी के हासिल करने के बहुत सारे जराए हैं जिनके जरिए से आप हासिल कर सकते हैं सोर्सेज। तो स्टेप नंबर 1 क्लियर है कि प्रिसाइजली पहले देखें कि आपको पैसा कितना चाहिए। स्टेप नंबर 2 है कि आपको कहाँ कहाँ से पैसा मिल सकता है और कौन सा ऑप्शन जो है वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, चीप है, इजी है कि आप उससे पैसा हासिल कर सकें। तो इसके बाद एक स्ट्रेटजी बनाएं ताकि आप इन इन्वेस्टर्स और इन कमर्शियल बैंक्स को, इन पैसा देने वालों के साथ आप रब्ता कैसे करेंगे, उनके साथ बातचीत कैसे करेंगे, उनको कैसे कायल करेंगे वो आपको फंडिंग। कमर्शियल बैंक को कायल करना पड़ता है, उसके बगैर वो फंडिंग नहीं देते। तो एक इक्विटी फाइनेंसिंग है, दूसरी है डेट फाइनेंसिंग। इक्विटी फाइनेंसिंग में आप लोगों को इन्वेस्टर बनाते हैं, आप अपने बिजनेस में लोगों से इन्वेस्ट करवाते हैं, उनको अपना शेयर होल्डर बनाते हैं, पार्टनर बनाते हैं। लेकिन जो डेट फाइनेंसिंग है इसमें आप लोगों से कर्जा लेते हैं और कर्जा अक्सर बैंक से लिया जाता है या बॉन्ड्स जारी किए जाते हैं और बॉन्ड होल्डर से पैसे वसूल किए जाते हैं। तो उसमें आपको डेट के मतलब तमाम प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी, जो रिक्वायर्ड प्रोसेस होगी ऑप्शन पे, उसके बाद आपको कर्जा मिल सकेगा। तीसरा स्टेप जो हमें लेना है वो यही कि एंगेजमेंट कैसे होगी। हमें एक प्लान बनाना पड़ेगा, हमें डॉक्यूमेंट्स तैयार करने होंगे, हमें उनकी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना होगा, उनके साथ रब्ता करना होगा। जो जिस किस्म के प्लान या डॉक्यूमेंट्स वो बैंक्स या प्राइवेट इन्वेस्टर्स मांगेंगे, हमें वो इन्वेस्टमेंट अपने डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे। जब वो दे देंगे तभी हमें ये सारा पैसा मिल सकेगा एक्सटर्नल सोर्सेज से। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेंचर और उसके अप्रोप्रिएट सोर्स ऑफ फंडिंग की बारे बात हो रही है, किस किस्म के वेंचर को किस किस्म की फंडिंग दरकार हो सकती है या उसको कहाँ से फंडिंग लेनी चाहिए। कि एक एंटरप्रेन्योरियल सेटअप है, अगर बिजनेस हाई रिस्क का है और अनसर्टन रिटर्न्स हैं, वीक कैश फ्लोज हैं, हाई लेवरेज है और मॉडरेट ग्रोथ है, इतना कोई बड़ा तेज ग्रोथ आने की तवक्को नहीं है, अनप्रूवन मैनेजमेंट है और मैनेजमेंट भी आपकी वीक है, यानी कि एक ऐसा बिजनेस जिसमें अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा है, जिसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे आपको बाहर से फंडिंग मिलने के चांस बहुत कम है। वहाँ पे आपको जो पैसा मिलेगा वो पर्सनल फंडिंग से अरेंज करना पड़ेगा, फ्रेंड एंड फैमिली से अरेंज करना पड़ेगा और बूटस्ट्रैपिंग जो हमने पर्सनल फंडिंग के 3 ऑप्शन पड़े थे वहीं से पैसा अरेंज होगा। लेकिन अगर आपका बिजनेस लो से हाई रिस्क के दरमियान है और प्रेडिक्टेबल रिटर्न देता है, उसमें कैश फ्लोज जो है उनके एस्टिमेट स्ट्रॉन्ग, आपने अगले 5 या 7 साल के जो कैश फ्लोज एस्टिमेट किए हैं उनकी एस्टिमेशन स्ट्रॉन्ग ग्राउंड पे, स्ट्रॉन्ग बेसिस पे रखी हुई है और लिवरेज लो है, खतरा बहुत कम है और ऑडिटेड फाइनेंशियल अकाउंट्स आप दे सकते हैं, गुड मैनेजमेंट, आपके पास पूरा स्ट्रक्चर मैनेजमेंट का और कंपनी का सेटअप बना हुआ है और बैलेंस शीट आप बना सकते हैं जिसमें आप हेल्थिंग एसेट्स और मुख्तलिफ अपने ऑप्शन शो कर सकते हैं। तो इसमें आपको डेट फाइनेंसिंग बहुत ईजी रहेगी। बैंक आपको आपकी हेल्दी बैलेंस शीट्स की बुनियाद पे और आपकी स्ट्रॉन्ग कैश फ्लोज की बुनियाद पे कर्जा देने को तैयार होता है। तीसरा ऑप्शन होता है इक्विटी फाइनेंसिंग। डेट में तो हमें डेट वापस करना होगा, लेकिन इक्विटी फाइनेंस में ऐसा होता है कि हम इन्वेस्टर्स बना लेते हैं, मुख्तलिफ इन्वेस्टर्स को कंपनी के शेयर बेचते हैं और वो शेयर होल्डर बन जाते हैं। उन शेयर होल्डर्स को कंपनी को चलाने के लिए पैसा देना होता है, कंपनी उस पैसे से इजीली बिजनेस कर सकती है, ये पैसा वापस नहीं कर सकता। इसमें क्या होना चाहिए, हमारे पास बिजनेस हाई रिटर्न का हो ताकि इन्वेस्टर्स उसमें अट्रैक्ट हों, यूनिक किस्म का बिजनेस आइडिया हो, उसमें ग्रोथ ज़्यादा शो हो रही हो, निश मार्केट इसमें मुराद है कि एक स्पेशलाइज किस्म का बिजनेस हो और मैनेजमेंट प्रूवन हो, एक्सपीरियंस्ड लोग हों। तो फिर इक्विटी फाइनेंसिंग बहुत ज़रूरी है, लोग आपको पैसा लगा देंगे, शेयर परचेज कर लेंगे। तो 3 बड़े बड़े ऑप्शन हैं, पहला पर्सनल फाइनेंसिंग, दूसरा डेट फाइनेंसिंग और तीसरा इक्विटी फाइनेंसिंग। तो इन 3 फाइनेंसिंग ऑप्शन में हम जाते हैं अकॉर्डिंग टू आवर
ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप, या हमें किस किस्म का ऑर्गेनाइजेशन सेटअप बनाना है, उसके मुताबिक हमें ऑप्शन अडॉप्ट करना है। अब हम आते हैं इसमें डिटेल में कि इक्विटी फंडिंग में हमारे पास कौन कौन से ऑप्शन होते हैं। इक्विटी फंडिंग में सबसे पहला ऑप्शन जिसे कहा जाता है बिजनेस एंजल। एंजल्स उसे कहते हैं जो आपके प्लान से, आपके बिजनेस आइडिया से, आपके नए स्टार्टअप से, आपके एंटरप्रेन्योरल इनोवेशन से बहुत ज़्यादा मुतासर होता है और वो आपके पास इन्वेस्टर बन के आ जाता है। तो जब आप उसको प्लान देते हैं या आप किसी प्लेटफॉर्म पे अपना प्लान लॉन्च करते हैं और लोगों को, इन्वेस्टर्स को दिखाते हैं कि आपको एक प्लान मिला है और आप उस प्लान के जरिए एक बड़ा कारोबार और एक बड़ा यील्ड रेट और बड़ा ग्रोथ रेट हासिल कर सकते हैं, तो इन्वेस्टर्स आपको ऑफर करते हैं कि हम आपके साथ मिल के कारोबार करने को तैयार है। तो ये ऐसे ही है जैसे आपको एक गिफ्ट मिल जाए और आपको एक अच्छा इन्वेस्टर पार्टनर मिल जाए जिसकी मदद से आप बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरा है वेंचर कैपिटल। वेंचर कैपिटल में मुख्तलिफ इन्वेस्टमेंट्स हैं, कैपिटल फर्म्स होती हैं जिनके पास छोटे से बड़े तमाम पोटेंशियल ग्रोथ रखने वाले जो कारोबार हैं, उनके लिए पैसा होता है। एक नेशनल वेंचर कैपिटल एसोसिएशन का यहाँ पे थ्योरी और मैट्रिक्स दिया गया, उसमें कह रहे हैं कि 798 वेंचर कैपिटल फंड्स हैं इन एग्जिस्टेंस, जिसमें 165 बिलियन डॉलर जो है वो इस वेंचर कैपिटल में लोगों ने इन्वेस्ट कर रखे हैं। In 2015, venture capital funds invested 28 billion in different 3,709 companies. Venture capital वो पार्टनर्स हैं, वो इन्वेस्टर्स हैं जो मुख्तलिफ कंपनियों में जाके पैसा लगाते हैं पार्टनरशिप की बुनियाद पे, 30%, 40%, 50% की बुनियाद पे वो वेंचर में इन्वेस्टमेंट करते हैं। वो देखते हैं कि नए स्टार्टअप्स आ रहे हैं और उन स्टार्टअप्स में पैसा लगाते हैं और अपने लिए वो एक बिजनेस की इन्वेस्टमेंट क्रिएट करते हैं। तो लिमिटेड पार्टनरशिप होती हैं, ये मुख्तलिफ मैनेजर्स होते हैं जो मुख्तलिफ जगहों से पैसा इकट्ठा करते हैं और पैसा इकट्ठा करके उनको ग्रोइंग फर्म्स में या नए स्टार्टअप्स में लगाते हैं। उनका काम होता है कि मुख्तलिफ बिजनेस में पैसा लगा के अर्निंग का हिस्सा लेना और अर्निंग का अपना शेयर लेके अपने इन्वेस्टर्स को देना। इनको आप मैनेजमेंट कंपनीज भी कह सकते हैं, वेंचर कैपिटल का एक तरीका है। इसमें मुख्तलिफ किस्म की पार्टनरशिप की जा सकती है। लिमिटेड पार्टनर्स भी उसमें हो सकते हैं, जनरल पार्टनर हो सकते हैं। लिमिटेड पार्टनर वो होता है जो सिर्फ फायदे की हद तक बिजनेस का पार्टनर बनता है, नुकसान में वो पार्टनर ज्यादा नहीं होता, पर्सनल प्रॉपर्टी उसकी प्रोटेक्टेड होती है। और जनरल पार्टनर्स कौन है? जो आम पार्टनर जो पैसा लगाते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस की बुनियाद पर शेयरिंग करते हैं और बिजनेस में वेंचर कैपिटल की बुनियाद पर पैसा लगा के अपना प्रॉफिट कमाते हैं। तो मुख्तलिफ किस्म के फंडिंग फ्लोज हैं जिसमें वेंचर कैपिटल एक बहुत बड़ा अच्छा सोर्स है। अब हमने मुख्तलिफ स्टेजेस हैं जो वेंचर कैपिटल की देखनी होती हैं। कुछ वेंचर कैपिटल ऐसे होते हैं मुख्तलिफ स्टार्टअप्स में आते हैं और आके सीड फंडिंग करते हैं, कहते हैं हम आपको बिल्कुल स्टार्ट पे पैसा देंगे, यानी कि आप हमारे ही पैसे से बिजनेस स्टार्ट करें, लेकिन ये बिजनेस प्लान के इफेक्टिव होने की बुनियाद पे होगा। अगर आपका प्लान बहुत अच्छा है और आपको बिजनेस अभी स्टार्ट हो रहा है, तो सीड फंडिंग के जरिए आपको पैसा फराहम किया जा सकता है। इन्वेस्टमेंट जो है वो अर्ली दी जाती है वेंचर लाइफ में। एक नया स्टार्टअप बन रहा है उसको अगर कोई वेंचर कैपिटलिस्ट स्टार्ट पे फंडिंग दे दे तो वो सीड फंडिंग कहलाए। दूसरा नंबर पे स्टार्टअप फंडिंग। इन्वेस्टमेंट की जाती है उन फर्म्स को जो मुख्तलिफ कमर्शियल सेल्स दे रहे हैं, प्रोडक्ट डेवलपमेंट कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं और रिसर्च उनकी मुकम्मल हो चुकी है और उनकी मैनेजमेंट इन प्लेस आ चुकी है, मतलब वो इस्टेब्लिशमेंट के स्टेप से आगे निकल गए और अब वो मजीद पैसे चाहते हैं ताकि वो अपने बिजनेस को और आगे बढ़ाए। तो वहाँ भी इन्वेस्टर अगर आके उसको सपोर्ट करता है तो उसकी ये सपोर्ट स्टार्टअप फंडिंग कहलाती है। उसके बाद है फर्स्ट स्टेज फंडिंग। ये फंडिंग तब होती है जब कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाए, सेल स्टार्ट हो जाए, अभी आप बिल्कुल इनिशियल स्टेजेस पे हो, तो आपको कोई पर्सन उस आपके बिजनेस आइडिया को देख के, आपकी ग्रोथ को देख के आपको पैसा दे दे, तो ये फर्स्ट स्टेज फंडिंग होती है। सेकेंड स्टेज फंडिंग है जब बिजनेस चल रहा है और बिजनेस सक्सेसफुल है, कामयाबी से सेल कर रहा है और ग्रो कर रहा है, में एक्सपेंशन आ रही है, उसमें कैपेसिटी बिल्डिंग हो रही है, तो उस वक्त इन्वेस्टर्स आते हैं और देखते हैं कि ये एक बहुत अच्छा ग्रोइंग बिजनेस चल रहा है, तो उस वक्त जो पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा उसको सेकंड स्टेज फंडिंग कहते हैं। उसके बाद है मेजनाइन फिनेंसिंग। ये फिनेंसिंग मुख्तलिफ एक्सपेंशन के लिए होती है, जो मुख्तलिफ फाइनेंसिंग नीड्स को पूरा करने के लिए की जाती है। तो अक्सर आईपीओ या उससे पहले या उसके बाद मुख्तलिफ किस्म की फाइनेंसिंग हो सकती है जिसमें एक्सपेंशन खासतौर पर कि बिजनेस को एक्सपैंड करने और उसको मजीद आगे बढ़ाने के लिए जो फंडिंग की जाती है वो मेजनाइन। बाय आउट फंडिंग क्या है? फंडिंग प्रोवाइडेड टू हेल्प वन कंपनी एक्वायर अनदर। इसमें होता है कि वेंचर कैपिटलिस्ट मुकम्मल तौर पे
एक फर्म को खरीद लेता है और उसे एक्वायर कर लेता है, अपने कब्जे में ले लेता है, तो उसके लिए जो इन्वेस्टमेंट की जाएगी वो बाय आउट हो। तो मुख्तलिफ किस्म की वेंचर कैपिटल फंड्स होती हैं जो अपने वेंचर कैपिटल इंटरेस्ट के मुताबिक पैसा जो लोगों से इन्वेस्टर्स से इकट्ठा किया होता है उनको आगे इन्वेस्ट करने के लिए रेडी होती हैं, और वो मुख्तलिफ नए बिजनेस स्टार्टअप्स में पैसा लगाते हैं ताकि वहाँ से प्रॉफिट कमा के अपने जो इन्वेस्टर्स हैं या अपने शेयर देने वाले लोग हैं उनके साथ मिलके प्रॉफिट कमा सकें। उसके बाद इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के बाद ऊपर आई थी आईपीओ। क्या होता है आईपीओ? एक नई कंपनी जब बनती है तो वो वेंचर कैपिटल की बजाय अगर इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग पे चली जाए, इसका मतलब होता है कि वो मार्केट में नए शेयर बेचेंगे और नए शेयर बेच के नए शेयर होल्डर्स से पैसा इकट्ठा करेंगे। ये आईपीओ कहलाता है, फर्स्ट सेल ऑफ स्टॉक आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। एक एंटरप्रेन्योर ने एक कंपनी स्टैब्लिश की है, वो उसको चलाता है, मतलब ऑप्शन से पैसे इकट्ठे करता है, लेकिन वो चूंकि कंपनी है तो उसे आईपीओ के जो प्रोसेस है उससे गुजरना पड़ेगा। आईपीओ फर्स्ट सब्सक्रिप्शन ऑफ कैपिटल है, जिसमें आप आम लोगों को शेयर बेचते हैं और शेयर बेच के उनसे पैसा इकट्ठा करते हैं। बाद में वो शेयर सेकेंडरी मार्केट जो स्टॉक एक्सचेंज जिसे कहते हैं वहां जाके अपने इन्वेस्टर्स जो है अपनी मर्जी से बेच भी सकते हैं और बाद में उसमें से मुनाफा भी कमा सकते हैं। कि अगर कंपनी से सस्ता मिला है और मार्केट में जाके महंगा हो गया तो वहां जाके मार्केट में महंगा सेल करके अपना पैसा हासिल कर लेते हैं और गेन्स कमा। तो ज़्यादातर एंटरप्रेन्योरल फर्म्स जो हैं उनको बाकी तमाम ऑप्शन की बजाय आईपीओ पे डिपेंड करना पड़ता है। अगर आपने कंपनी सेटअप किया है तो आईपीओ आपके लिए लाजमी। बगैर आईपीओ के इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के आपको आप शेयर नहीं बेच सकेंगे, और अगर आप शेयर नहीं बेच सकेंगे तो कंपनी को मजीद आगे बढ़ने से रोक दिया जाएगा। उससे पहले कंपनी को प्रॉस्पेक्टस देनी पड़ती है, कंपनी को इश्तेहारात लगाने पड़ते हैं, मुख्तलिफ बिजनेस मैगजीन में खुद को मुतारिफ करवाना पड़ता है, मुख्तलिफ जराए से अपने इस्टेब्लिशमेंट और अपने बिजनेस के फ्यूचर को लोगों के सामने बयान करना पड़ता है ताकि शेयर होल्डर्स उनके शेयर में ज़्यादा इंटरेस्टेड हो। तो इन प्रोस्पेक्टस और इन प्रोसीजर्स के जरिए कंपनी को शेयर्स की सेल से पैसा अरेंज होता है और ये पैसा बिजनेस में इस्तेमाल किया जाता है। तो इक्विटी फाइनेंसिंग की बात होगी, अब चलते हैं आगे डेट फाइनेंसिंग पे। सोर्सेज ऑफ डेट फाइनेंसिंग क्या है, कहाँ कहाँ से कर्जा किस किस शक्ल में किस किस टर्म्स में मिलता है, उसके ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं। दो कॉमन किस्म के लोन का यहाँ पे तस्करा हो रहा है। पहला है सिंगल पर्पज लोन। सिंगल पर्पज लोन का मकसद होता है कि जो चीज़ आपने बताई है आप उसी मकसद के लिए पैसा हासिल कर सकते हैं। फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी होगी, उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करना होगा, ये बॉरोड मनी होगी और जिस मकसद के लिए हासिल की होगी उसी मकसद के लिए आप इसको इस्तेमाल करेंगे। यानी कि जैसे आपने कोई लैंड परचेज करनी है, आपने मशीन परचेज करनी है, आपने प्लांट परचेज करना है, तो आप बैंक से रब्ता करते हैं, उनको अपना पर्पज बताते हैं, तो अपने आपके पर्पज के मुताबिक आपको कर्जा देते हैं। दूसरा तरीका है लाइन ऑफ क्रेडिट, कि आप सिर्फ एक लाइन ऑफ क्रेडिट मंजूर करवा लें जिसमें आप मुख्तलिफ किस्म की पेमेंट्स करना चाहते हैं, मुख्तलिफ किस्म का मटीरियल परचेज करें, अपनी फ्लेक्सिबिलिटी से यूज़ करना चाहते हैं, तो बैंक आपको लाइन ऑफ क्रेडिट मंजूर कर देगा। आप उसमें जितना चाहें जब चाहें इस्तेमाल करें, जितना इस्तेमाल करेंगे उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। क्या फ़ायदे हैं जी इसके? कि आप लोन के जरिए पैसा इकट्ठा कर लें तो ये इक्विटी फाइनेंसिंग की निस्बत थोड़ा सा ज़्यादा आसान और तेज़ तरीका भी है, और इसमें आप ऑनरशिप नहीं दे रहे होते असल में, ये कर्जा होता है। जिससे भी आप डेट फाइनेंसिंग लेंगे, कोई डेट वसूल करेंगे कर्जा, तो वो यानी कि आपका करेक्टर तो बन जाएगा लेकिन वो आपका आपके बिजनेस का ऑनर या पार्टनर नहीं बनेगा। आप उसको पैसे वापस करेंगे, उसका जो इंटरेस्ट बनता है वो भी वापस करेंगे, और इससे आप इससे आज़ाद हो जाएंगे और बिजनेस आपका ही रहेगा। डिविडेंड्स वगैरह नहीं देने पड़ेंगे, सिर्फ इंटरेस्ट देना पड़ेगा। कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं लोन के, कि आपका बिजनेस चाहे जैसा मर्जी चले, आपको इंटरेस्ट की पेमेंट करनी पड़ेगी और आपको टाइम पे जो ओरिजिनल अमाउंट ऑफ डेट है उसे भी वापस करना पड़ेगा। और कई बार इसमें कैश फ्लोज में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आना शुरू हो जाते हैं, बिजनेस पैसा नहीं चल रहा होता या सेल नहीं आ रही होती, और बिजनेस के कैश फ्लोज हैं जो क्रैश की सूरत हाल में होते हैं या मुश्किलात की सूरत हाल में होते हैं, तो हमें इंटरेस्ट देने में मुश्किलात हो रही होती है या फिर ओरिजिनल अमाउंट जो है उसको विद इन टाइम वापस करने में प्रॉब्लम आ रही होती है। ये कुछ डिसएडवांटेजेस हैं डेट फाइनेंसिंग के। अब इसमें सबसे बड़ी पार्टी जो डेट फाइनेंसिंग में हमारे काम आती है वो कमर्शियल बैंक हैं। कमर्शियल बैंक मुख्तलिफ बिजनेसिस को मुख्तलिफ वे में मुख्तलिफ तरीकों से मुख्तलिफ ऑप्शन और प्रोडक्ट्स और पैकेजेस की मदद से वो कर्जे देते हैं। तो इन कर्जों की मदद से हम बहुत सारे मसाइल अपने हल कर सकते हैं। हम अपनी कैश फ्लो को बेहतर बना सकते हैं, अपने बिजनेस की ग्रोथ को बेहतर कर सकते हैं, अपने जो कैश क्रैश हैं, सैलरी पेबल हैं, उन सबको आसानी से मीट कर सकते हैं। लेकिन बैंक सिर्फ उनको कर्जा देता है
जिनकी कैश फ्लोज का जो हिस्ट्री है वो स्ट्रॉन्ग चल रही है, कि उनकी कैश फ्लो बहुत बेहतर चल रही है, स्टेबल है, रिस्क बहुत कम है, लिवरेज बहुत कम है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट हुआ हो और मैनेजमेंट बिजनेस की बहुत अच्छी हो और बैलेंस शीट उनकी स्ट्रॉन्ग चल रही हो, तो उनको बैंक कर्जा देने में प्रायोरिटी करता है, मतलब वो नए बिजनेसेस की बजाय चलते हुए कारोबार को सपोर्ट करने की तरफ तवज्जो देता है। तो इसके कुछ वजूहात हैं कि बैंक्स हैव हिस्टोरिकली बीन रिलक्टेंट टू लैंड मनी टू स्टार्टअप्स। नए स्टार्टअप को बैंक कर्जा देने में बहुत ज़्यादा रिलक्टेंट हैं, बहुत ज़्यादा रुकावट महसूस करते हैं, उनको बिजनेस की हिस्ट्री का नहीं पता, नए स्टार्टअप की फ्यूचर का नहीं पता, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है नए स्टार्टअप को पैसा देने की। की वजह कि उनकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज का नहीं पता, उनकी प्रोडक्ट्स के फ्यूचर के बारे में मालूम नहीं, उनके प्रोडक्ट के आने वाले सालों के बारे में जो बिजनेस प्लान है उनकी रियलिटी के बारे में मालूम, तो ये प्रॉब्लम होते हैं। सेकंड रीजन क्या है कि स्मॉल फर्म्स को जो ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं होती उनको लैंडिंग करने से बैंक को खुद प्रॉब्लम होती है कि ये वापस कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो एंटरप्रेन्योर अगर बैंक के पास जाता है और लोन मांगता है तो इट्स सिंपली बैंक के लिए एक कंप्लीट और नेसेसिटी की बुनियाद पे काम होगा कि एंटरप्रेन्योर का पूरा रिस्क प्रोफाइल चेक किया जाए, उसकी एसेट्स चेक किया जाए, उसका बिजनेस चेक किया जाए और उसके बाद पैसे देने की बात की जाए। तो चाहे स्मॉल अमाउंट मांगे या ज़्यादा अमाउंट मांगे, बैंक्स के लिए नए स्टार्टअप्स को पैसा देना बहुत मुश्किल काम है। इसमें ये हो सकता है जैसे यहाँ एचपी गारंटीड लोन है, क्लिक गारंटी अगर दी जाए तो फिर लोन प्रोग्राम आगे बढ़ सकते हैं, जैसे गवर्नमेंट अगर गारंटी दे या कोई इदारे गारंटी दें या पर्सनल गारंटीज हों तो उसकी बुनियाद पे बैंक्स लोन दे सकते हैं। ये जो एसपीए लोन्स हैं ये अमेरिका में बहुत ज़्यादा आम है, वहाँ पे मुख्तलिफ प्रोसेस के जरिए गारंटीज क्रिएट की जाती हैं, गारंटीज की बुनियाद पे कर्जे दिए जाते हैं। पाकिस्तान में, इंडिया में यहाँ पर्सनल गारंटीज की बुनियाद पे कर्जे मिलते हैं छोटे कारोबार के लिए। कुछ और सोर्सेज भी हैं डेट फाइनेंसिंग, इसमें पी टू पी लैंडिंग, इसमें आप मुख्तलिफ borrowers से अपने लोन ले सकते हैं। Instead, they act as intermediaries between borrower and individual or borrower and institutional investors। तो कुछ अंडरराइटर होते हैं जो आपको कर्जे लेके देते हैं। तो इसमें फंडिंग सर्कल होता है, लैंडिंग क्लब होता है, स्ट्रीट शेयर जैसे मुख्तलिफ दोस्त आप आपका कोई हल्का है तो वहाँ से आप आसानी से कर्जे हासिल कर सकते हैं। These options for financing for entrepreneur can consider vendor credit। एक और ऑप्शन है वेंडर क्रेडिट का, कि आप सेलर से जिससे आपने माल खरीदना है, आपने जिससे प्लांट लेना है, जिससे आपने मशीनरी लेनी है, इक्विपमेंट लेना है, आप उससे किस्तों पे या लीज पे या रेंट पे चीजें लेंगे और आहिस्ता आहिस्ता बाद में वो तमाम पैसे वापस करते हैं। हायर परचेज का काम कर लें, लीज का कर लें, या अपने जो जो सप्लायर हैं, वेंडर हैं, उनसे टाइम ले लें, 30 डेज का, 60 डेज का, 90 डेज। इसके अलावा और भी एक तरीका है कर्जा लेने का, उसे फैक्टरिंग कहते हैं। अपनी इन्वेंट्री को बैकअप पे रखवा के, प्लज करवा के आप पैसे ले सकते हैं और अकाउंट रिसीवेबल को आप फैक्टर करवा के कैश का अरेंज कर सकते हैं, लेकिन ये शॉर्ट टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंसिंग है। कुछ नए क्रिएटिव सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग भी आजकल मौजूद हैं, उसमें सबसे पहले है क्राउड फंडिंग। क्राउड फंडिंग में आप एक पार्टी से, एक बैंक से पैसा मांग रहे हैं, तो उसके लिए तो एक प्रोसीजर है और उनको पैसा देना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन क्राउड फंडिंग में आप छोटे छोटे मुख्तलिफ बोरो जिससे आप बोरोइंग कर सकते हैं, लैंडर्स से पैसा ले सकते हैं, लार्ज नंबर ऑफ पीपल से पैसा ले सकते हैं इंटरनेट के ऊपर। अपना बिजनेस प्लान बताएं, अपना बिजनेस बताएं, अपनी रिक्वायरमेंट्स बताएं, लोगों को रिवॉर्ड्स बताएं कि आपको क्या क्या रिवॉर्ड मिलेंगे और आप उससे पैसा इकट्ठा करके अपने बिजनेस में लगा सकते हैं। तो ये रिवॉर्ड बेस्ड क्राउड फंडिंग कहलाती है। आप लोगों को रिवॉर्ड्स देंगे, उनको रिवॉर्ड ऑफर करेंगे, चाहे वो फिक्स रिवॉर्ड्स हों, चाहे उनको फिक्स रिटर्न दें, तो उससे आपको स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी और लार्जर अमाउंट ऑफ मनी लार्जर नंबर ऑफ लेंडर से मिल जाएगी। इक्विटी बेस्ड क्राउड फंडिंग जो हो सकती है, जिसमें आप ऑनलाइन लोगों से अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करने का बोलते हैं और उसके अंदर लोगों को प्रॉफिट शेयरिंग की बुनियाद पे ऐड करते हैं। तो जो एक्रेडिटेड इन्वेस्टर है वो उसमें आता है और एक्रेडिटेड फंड्स में ही आता है। इसमें एक्रेडिशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट इख्तियार कर जाती है कि ऑनलाइन जो बिजनेसेस को पैसा देने का काम है वो सिर्फ उन्हीं बिजनेस को दिया जा सकेगा जो बिजनेस रजिस्टर्ड हो और जिनका बेस आपके रजिस्ट्रेशन इदारों के पास मौजूद है। एक तरीका है लीजिंग का, ऊपर भी डिस्कस किया मैंने भी कि लीजिंग से मुराद है आप अपने प्रॉपर्टी
अपने एसेट्स और मुख्य बिजनेस एसेट्स को परचेज करने की बजाय आप उनको लीज पे ले लें। लीज दो तरह की होती है, एक सिर्फ ऑपरेशनल लीज होती है और दूसरी फाइनेंशियल लीज होती है। जो ऑपरेशनल लीज है उसमें आप चीजें सिर्फ रेंट पे लेते हैं, कुछ अर्से बाद वापस कर देते हैं। लेकिन जो कैपिटल लीज होती है उसमें आप अशिया को खरीदते हैं और सबसे पहले उनको इस्तेमाल करने के लिए लेते हैं। इस्तेमाल करते साथ उनका रेंट भी दे रहे होते हैं और उनकी असल जो पेमेंट है उसको इंस्टॉलमेंट में पे कर रहे होते हैं। वो फाइनेंशियल लीज या कैपिटल लीज कहलाती है। तो दोनों सूत्रों में बिजनेस को फौरी तौर पे हैवी अमाउंट ऑफ बिजनेस में कैपिटल लगाने की बजाय आहिस्ता आहिस्ता की पेमेंट्स करनी होती है। ज्यादातर जो तरीकेकार इस्तेमाल किया जाता है वो फाइनेंशियल और कैपिटल लीज का है, जिसमें आहिस्ता आहिस्ता प्रोडक्ट को खरीद लिया जाता है। और भी कुछ तरीके हैं जो मुख्तलिफ ममालिक में इस्तेमाल, जैसे गवर्नमेंट की मुख्तलिफ स्कीम्स होती हैं बिजनेस प्लान को सपोर्ट करने के लिए। हर मुल्क में अपनी अपनी स्कीम्स हैं जिसमें मुख्तलिफ स्मॉल टू लार्ज टाइप ऑफ बिजनेसेस को सपोर्ट करने के लिए फंडिंग की जाती है। तो गवर्नमेंट स्मॉल स्टार्टअप्स को, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट करने के लिए ग्रांट प्रोग्राम स्टार्ट करती है, फंडिंग देती है और उस फंडिंग के जरिए लोगों के बिजनेस प्लान्स को उठाते हैं और उसमें से जो अच्छे बिजनेस प्लान्स हैं उनको पैसे पे किए जाते हैं। तो इन पैसों की मदद से आप बिजनेस को चला सकते हैं। उसके बाद स्ट्रेटजिक पार्टनर भी आपको हेल्प आउट कर सकते हैं। वो भी आपको बहुत सारी फैसिलिटीज अरेंज कर सकते हैं। पैसे तो शायद ना दें लेकिन आपको स्ट्रेटजीज, मुख्तलिफ फैसिलिटीज दे सकते हैं। अगर आप वेंचर बना रहे हैं, जॉइंट वेंचर जिसे हम जॉइंट वेंचर कहते हैं, जिसमें आप टेक्नोलॉजी शेयरिंग करते हैं। एक कंपनी एक टेक्नोलॉजी लगाती है, दूसरी कंपनी दूसरी टेक्नोलॉजी लगाती है, दोनों मिलकर कारोबार को स्टार्ट करते हैं। तो इससे क्या होगा कि आपके पास सिर्फ अपने ही टाइप के इक्विपमेंट्स परचेज करने की रिक्वायरमेंट होगी कि आप उसको पैसा लगाएं, और जो दूसरे बिजनेसेस हैं वो अपनी टाइप ऑफ इक्विपमेंट्स के ऊपर खुद पैसा लगाएंगे। तो इससे आपको मुकम्मल बिजनेस बनाने की बजाय पार्टली एक बिजनेस बनाना पड़ेगा, तो एक जॉइंट वेंचर बन जाएगा और दोनों बिजनेस पार्टी उसमें स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स के तौर पे काम करेंगे। इससे इन्वेस्टमेंट और जो पैसे की रिक्वायरमेंट है उसमें बहुत कमी आती है और बहुत सारी चीज़ों के ऊपर आपको बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है।